Good morning, students. I'm your biology mentor Urvashi, and we are going to finish this chapter, that is human reproduction, with this one last lecture. And I hope we will be finishing it today. So let's begin with the chapter. I told you about what is reproduction and everything, and I told you what is human reproduction, how is it is a sexual process, and how fusion and female gametes, everything about it. And there are some events that occur, that is gametogenesis क्या होती है, insemination क्या होता है, fertilization क्या होता है, implantation, pregnancy, parturition, lactation. इनमें से कुछ चीज़ें आप अभी इन डेप्थ नहीं पता है आपको, बट यू हैव लाइक कम ओवर दिस टॉपिक्स, तो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अभी आपको इन डेप्थ कुछ नहीं बताना है, बट हाँ, हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया है, इंसेमिनेशन भी आपको पता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी आपको पता है। हम लोग थोड़ी और चीज़ें जानेंगे इन सब के बारे में। सो दिस वॉज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैंने बताया आपको कि कैसे सारा सिस्टम वर्क करता है। दिस वॉज अबाउट मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। And here we talked about female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग ने देखा कैसे क्या होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर दी थी, एंड मैंने मिस नहीं की थी, बस आई जस्ट थॉट कि मैं इसे तब पढ़ाऊंगी जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेयर्स आपको दिखती हैं यूट्रस की, यूट्राइन लेयर्स। ठीक है, पहला आपका एंडोमेट्रियम है, अंदर की तरफ होती है, और ये ग्लैंडुलर होती है, पहली बात। और इसमें चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? साइकिलिक चेंजेस होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है तो उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, ये शट ऑफ होती है, क्या होता है, बट आप अभी के लिए समझते चलो कि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में। तो ये थोड़ी सी थिक भी होती है और ग्लैंडुलर होती है, तो मतलब कुछ सिक्रीशंस भी कर रही होती है। फिर हम बात करते हैं मायोमेट्रियम क्या होती है। मायो का मतलब ही होता है मसल, तो इसमें कुछ मसल्स होती हैं जो कि आप कह लो स्मूथ मसल्स होती हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स क्यों होती हैं? क्योंकि आपको पता है कि स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, मतलब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। वो कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करती है बेबी को पुश आउट करने में, लाइक बेबी को पुश आउट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्शंस होती है। ठीक है, सो दे आर नेसेसरी फॉर दैट एज वेल। फिर आता है लास्ट लेयर, दैट इज पेरीमेट्रियम, विच इज ऑन द पेरिफेरल साइड, लाइक आप कह सकते हो सबसे आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। ये थोड़ी सी थिन भी होती है। एंड दिस वॉज अबाउट द लेयर्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती है जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ने वाले हैं, तो आपका एंडोमेट्रियम वहाँ पे आपको नाम सुनने को मिलेगा। तो जस्ट नो कि हाँ, कहाँ पे क्या लोकेशन है एंडोमेट्रियम की। और मैं भी आपको बताऊंगी कि ओवरऑल मतलब मैंने आपको ये क्यों याद दिलाया। दिस वॉज अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वी डिस्कस्ड इट एज वेल, मेमरी ग्लैंड्स एज वेल। दिस वॉज अबाउट गेमिटोजेनेसिस, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस भी बता दिया है, एंड ओजेनेसिस भी बता दिया है। नाउ विल बी स्टडिंग आर न्यू टॉपिक फॉर टुडे। यहाँ से आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल्स। देखो, फीमेल्स में तो होती है सिर्फ, ये तो आपको पता है। ठीक है, और ये प्राइमेट्स का एक फीचर है। प्राइमेट्स में मतलब आपके एप्स, मंकीज एंड ऑल्सो ह्यूमंस आ जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमेट्स का फीचर है रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। 2 चीज होती है, एक होता है मिनार्क एंड मीनोपॉज। ठीक है, मिनार्क क्या होता है? आर्क का मतलब ही होता है स्टार्टिंग, और MEN जो लिया गया है, ये आपके मेंस्ट्रुएशन से ही लिया गया है। तो मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसको मिनार्क बोलते हैं। एंड सिमिलरली मीनो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से लिया गया है। एंड पॉज जो होता है मतलब रुक जाना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना इज नोन एज मीनोपॉज, जो कि कौन सी एज में होता है? 50 ईयर्स। ठीक है, सो द फीमेल नाउ कैन नॉट रिप्रोड्यूस आफ्टर द मीनोपॉज, क्योंकि कोई गैमीट्स नहीं बन रहे होते उसमें। ठीक है, सो इट इज़ अ रेपिटेटेड, ठीक है, साइकिल है, रिपीटेडली होती रहती है इन फीमेल्स प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज की ये साइकिल होती है। साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो, जैसे कि सपोज
मैंने 4 इक्वल फेज बना दिए, इक्वल नहीं होते हैं बट मैंने 4 इक्वल फेज बना दिए। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 एंड दिस इज 4। तो 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 होता है, थर्ड से फोर्थ फेज एंड देन फिर फर्स्ट फेज आता है, फिर 1 से 2 होता है। तो मतलब ये कह रहा है कि एक साइकिल एंड होती है तब जब दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही होती है। मतलब बात वही है ना, एक साइकिल एंड हो रही है, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, आप कहना तो वही चाहते हो। ठीक है, तो ओव्यूलेशन अकर्स इन मिडिल, इस पे हम लोग आते हैं अभी। उससे पहले मैंने आपको बताया कि 4 फेज होते हैं। तो ये 4 फेज में कौन कौन से क्या फेज होते हैं? पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज देखो, मेंसेस निकलते हैं यहाँ पे जब भी आप कह सकते हो कि जो एंडोमेट्रियम है वो शेड हो रही होती है विथ सम ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म्स लिक्विड। तो कुछ लिक्विड पार्ट भी होता है एंड ब्लड वेसल्स भी लाइक श्रिंक होती हैं, कम हो जाती हैं उस टाइम पे। और ये आपका टाइम पीरियड होता है 3 to 5 days में मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे देखो लिखा भी है एंडोमेट्रियम प्लस कुछ ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म्स लिक्विड, वो भी शेड हो रही होती है। तो एंडोमेट्रियम मैंने बताया ना कि वो शेड होती है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में आपकी एंडोमेट्रियम शेड हो रही होगी। तो आप इसको याद रखो कि पहला फेज आपका मेंस्ट्रुअल फेज है। सेकंड फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज क्या होता है? मैंने आपको बताया फॉलिकल्स का नाम आपने सुना कि हाँ ये प्राइमरी oocyte है, इसके अगल बगल ग्रैनुलोसल सेल्स लग गए तो ये क्या हो गया? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ग्रैनुलोसल सेल्स के बाद लगने के बाद फॉलिकल्स बन रहे हैं, फिर और लग गए तो ये हो गया आपका सेकेंडरी फॉलिकल, फिर और लग गए और एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी आके अंदर हो गई, तो दिस इज नोन एज टर्शरी फॉलिकल। फिर टर्शरी फॉलिकल के बाद और फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई एंड एंट्रम भी अंदर ही है एंड आपका जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte बन गया। तो इस टोटल चीज को आप बोलते हो दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। तो मतलब प्राइमरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल बनने को आप फॉलिकुलर डेवलपमेंट कह रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो प्राइमरी oocyte फॉर्म्स ग्राफियन फॉलिकल, तो इसको आप कह सकते हो कि ग्राफियन डेवलपमेंट हो रही है, इसी को आप सॉरी ग्राफियन फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है, इसी को आप फॉलिकुलर फेज बोलते रहे हो। एंडोमेट्रियम जो होती है आपकी रीजनरेट होती है। अब देखो एंडोमेट्रियम रीजनरेट क्यों हो रही है? एक बार वो डीजनरेट हुई, ठीक है, शेड हो गई, तो फिर ये रीजनरेट क्यों हो रही है? मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेक्चर में ही दैट यूट्रस की वॉल पे आके ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, अभी हम लोग क्लीवेज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। जाइगोट के बाद का कुछ स्टेज होता है ब्लास्टोसिस्ट, वो आके यूट्रस की वॉल में लगता है, तो वो एंडोमेट्रियम से ही अटैच होता है। अब अगर एंडोमेट्रियम शेड हो गई है तो मान लो इन केस अगर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जरूरी है क्योंकि आपको ब्लास्टोसिस्ट वहां पे अटैच करना है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए एंडोमेट्रियम जो है रीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, रीजनरेट कैसे करती है? इट इज इंड्यूस्ड बाय प्यूटिटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। मैंने ओवेरियन हार्मोन्स आपको बताए हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, प्यूटिटरी हार्मोन्स अगर आपको पता हो तो मैंने बताया था ना कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं दैट इज LH एंड FSH। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो आपका हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, जिसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो एंटीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और गोनेडोट्रोपिन इंक्रीज करता है जो हार्मोन से, दैट इज LH ल्यूरलाइजिंग हार्मोन एंड FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो इसमें लिखा ही है, मतलब इसके नाम में ही है फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, तो इट इंड्यूसेस फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है इस मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है जो कि रिजल्ट करती है सिंथेसाइजेस बाय देखो मैं बोल रही हूँ कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट आपका सिंथेसाइज करता है एस्ट्रोजन, जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है वो सिंथेसाइज करने लगता है एस्ट्रोजन। समझ में आ रही? तो हम लोग ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? पहले मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ा, दैट इज ऑफ 3 to 5 days का मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसमें आपका फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंसेस बोलते हैं, जो कि एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स कुछ होती हैं उनका पूरा शेड ऑफ हो रहा होता है, तो उसको आप मेंस्ट्रुअल फेज बोल दिए। फॉलिकुलर फेज क्या होता है कि प्राइमरी oocyte से जब ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है,
फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है तो क्या सिंथेसाइज करता है डेवलपिंग फॉलिकल, एस्ट्रोजन सिंथेसाइज करता है, और आपका साथ ही साथ एंडोमेट्रियम भी रीजनरेट हो रही होती है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट फॉलिकुलर फेज। तो अब देखो, जब LH और FSH डेवलपिंग फॉलिकल पे एक्ट कर रहे हैं और उसको डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, एक ऐसा टाइम आता है जब LH और FSH की जो कंसेंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, जिसको आप LH सर्ज बोलते हो। ठीक है, LH सर्ज आता है, मतलब मैक्सिमम हो जाती है LH की कंसेंट्रेशन। तो वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा देता है एंड वहां से ओवम निकल जाता है। दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेज, दैट इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या होता है? ये वर्ड आता है कॉर्पस ल्यूटियम से। जो कॉर्पस ल्यूटियम आपका बच जाता है जब ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ये आपका ग्राफियन फॉलिकल हो गया, यहाँ से ये रप्चर हुआ और ओवम निकल के साइड हो गया, जो बचा चीज है, जो भी बचा वाला पार्ट है, ये कुछ भी जो भी ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है वो बना लेता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो कि एक ओवरियन हार्मोन है जो हेल्प कराता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में। सी, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगता है, सिक्रीट होने लगता है, विच मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। तो अगर इन केस फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि ओवम रिलीज हो चुका है, अगर स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तब लाइक आपको ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, तो उसको एंडोमेट्रियम चाहिए टू स्टिक, यूट्रस में स्टिक होने के लिए उसको एंडोमेट्रियम चाहिए। तो ये भी प्रोजेस्टेरॉन भी आपका प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको, तो ये हेल्प करा रहा होता है, एंडोमेट्रियम को रीजनरेट कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। एंड लास्टली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इन केस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट भी कर जाता है। ठीक है, एंड डीजनरेट कर जाएगा तो फिर से शेडिंग होने लगेगी एंडोमेट्रियम की। सो दिस इज द प्रोसेस, ऐसे ऐसे चलता है। अभी हम लोग डायग्राम के बेसिस पे इसको फिर से पढ़ेंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, आपको बहुत अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। ठीक है, सो या दिस इज द डायग्राम एंड प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ट्राई करना, बहुत ईजी चीज़ है। आप पूरे डायग्राम से ही पूरी बात जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई है वो आपको सब समझ में आ जाएगी, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो 1 से लेकर 29 डेज, 28 to 29 डेज की साइकिल होती है, फिर 1 स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इट्स अ साइकिल। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं यूटेराइन इवेंट्स की, मतलब यूट्रस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पहला तो मेंसेस होता है कि हाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आप देखोगे कि लाइक यूट्रस जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस में, वो शेड हो रही है धीरे धीरे। ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी देखोगे आप कि कम हो रही हैं। ठीक है, देखो ये शेड हो रही है ना, लेवल कम हो रहा है एंडोमेट्रियम का। और फिर हम लोग बात करते हैं, ये आपका क्या कौन सा फेज हो गया, दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दैट इज द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम विथ सम ब्लड वेसल्स विच सिक्रीट फ्लूइड। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंडली, आपका फॉलिकुलर फेज होता है, जहाँ पे आप देखते हो कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये आपका प्राइमरी यूसाइट है, थोड़े से फॉलिकल्स आके ग्रैनुलोसल सेल्स में आके लगे, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल बन गया। फिर थोड़ा थोड़ा और हुआ, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। फिर यहाँ पे देखो, ये एंट्रम, ये आपका टर्शरी फॉलिकल हो गया। टर्शरी फॉलिकल के बाद ये मतलब एकदम ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और ये ओवम रिलीज हो गया, जिसको आप ओव्यूलेशन कहते हो। ये देखो कब हो रहा है, ये तभी हो रहा है जब लाइक ये देखो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज 11 to 13 डेज पे ऐसा कुछ फॉलिकुलर फेज होता है, जहाँ पे आपका ओव्यूलेशन आपको लास्टली दिखता है, जहाँ पे जो अभी हम लोग देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कैसे कैसे क्या हो रहा है, पर पहले हम लोग फॉलिकुलर फेज देख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको फॉलिकुलर फेज तक समझ में आया। फिर ल्यूटल फेज होता है, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना, मतलब जो भी ग्राफिन फॉलिकल बचा उसने कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता था,
कि प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता था। तो यहाँ आप देखोगे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। क्यों रिलीज करता है? क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन करनी होती है। तो देखो आप देखोगे ब्लड वेसल्स वापस आ गई हैं, पूरी एंडोमेट्रियम थिक हो चुकी है इस केस में। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको बताया पिछली साइड में देखो कि जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, दिस एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन की भी लाइक मैक्सिमम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जब ओव्यूलेशन का टाइम है, और ओव्यूलेशन आपका 14th डे पे होता है, दैट इज मिड ऑफ द साइकिल। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ओव्यूलेशन अकर्स ड्यूरिंग, ये वाला पॉइंट, वेट, ओव्यूलेशंस अकर्स ड्यूरिंग मिडिल, मतलब मिड ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉर्पस ल्यूटियम देख लिया, ये देख लिया। ओवेरियन हार्मोन्स की बात कर ली है हम लोग ने कि एस्ट्रोजन बढ़ रहा है कब, जब भी डेवलपिंग फॉलिकल हो रहा है, ठीक है, वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, वो सिंथेसाइज करके उसको रिलीज कर रहा है। प्रोजेस्ट्रॉन इन केस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग, बोथ मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन हो रही है। फिर अब आप देखोगे यहाँ पे ओवेरियन इवेंट्स भी हम लोग ने देख ली कि कैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है, फिर ओव्यूलेशन हो जा रहा है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन जा रहा है, एंड आफ्टर अ टाइम अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं है, इन केस ऑफ नो प्रेगनेंसी या नो फर्टिलाइजेशन, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस भी कर जा रहा है, डीजनरेट कर दे रहा है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं प्यूटिट्री हार्मोन लेवल्स की। तो पहले तो आपका एफएसएच ये रेड वाला है, ठीक है, एफएसएच एलएच दोनों मतलब ऐसे ही गेड़ी मार रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, लाइक ऐसा कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे ही लाइक ओव्यूलेशन होना होता है, मतलब ओव्यूलेशन होने से पहले ही एलएच और एफएसएच की मैक्सिमम कंसंट्रेशन आप देखोगे, एलएच सर्ज हो जाता है यहाँ पे, मतलब एलएच की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है एंड ओव्यूलेशन कॉज होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने काफ़ी अच्छे से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इफ़ नॉट यू कैन कमेंट डाउन, जो भी चीज़ें आपको डाउट है इस बारे में, आई विल हेल्प यू टू रिजॉल्व इट। Now we will be talking about fertilization and implantation. तो fertilization क्या होती है? When male and female gamete fuse together and form zygote, that process is known as fertilization. तो fertilization होने के लिए पहले sperm and ovum को close proximity में आना पड़ेगा, and then there is like fusion of them and आपको अल्टीमेटली जाइगॉट मिलता है। इसी प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन कहते हो। इम्प्लांटेशन क्या होती है? जब जाइगॉट मल्टीपल क्लीवेज शो करने के बाद एक स्टेज आता है उसमें ब्लास्टोमेयर, ठीक है, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट, वो ब्लास्टोसिस्ट आके यूट्राइन वॉल में लाइक इम्प्लांट होता है, दैट इज नोन एज, या अटैच होता है, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन तो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। हेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होती कैसे है? कोइटस होने के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद स्पर्म इन एंटर्स इनटू द वजाइना, एंड स्पर्म फिर ट्रैवल करता है सर्विक्स, यूट्रस, सर्विक्स से यूट्रस, फिर यूट्रस से एम्प्यूला। एम्प्यूला क्यों? बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ fertilization. I've told you before also, it is a site of fertilization, and it is very necessary कि जो sperm है and ovum, ठीक है, ovum कहाँ से आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा मैं आपको एक बारी ये भी रिमाइंड करा देती हूँ कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता था ना फैलोपियन ट्यूब का, दिस वाज फिम्ब्रे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका इन्फेंडिबुलम का पार्ट होता था। यहाँ पे कुछ स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एम्प्यूला, थोड़ा थोड़ा वाइडर रीजन होता है, एंड हेयर इज नैरो ल्यूमेन, दैट इज इस्थमस। तो एम्प्यूला में साइट होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, जहाँ पे स्पर्म आता है, एंड साइमल्टेनियसली जो आपका ओवम होता है, दैट इज़ एग, वो भी रिलीज होता है ओवरी के थ्रू, और दोनों को साइमल्टेनियसली आना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। अगर ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, देन द फर्टिलाइजेशन माइट नॉट हैपन, एंड दिस इज द रीज़न वाई ऑल coitus, all sexual intercourse do not result or do not lead to pregnancy.
So in this case we are assuming that they are coming all like they are there together, and the fertilization occurs. तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो वहीं देन एंड देयर द सेक्स इज डिटरमाइंड वेदर द फ्यूचर बेबी वुड बी अ मेल और फीमेल. कैसे? जैसे आपको पता है कि एक्स एस फीमेल होती है एंड एक्स वाई मेल होते हैं. दीज आर द सेक्स क्रोमोजोम. तो फीमेल से तो सिर्फ आपको एक्स क्रोमोजोम मिलता है, बट फ्रॉम मेल इट कुड बी एक्स एंड इट कुड बी वाई. इफ एक्स एस एक्स एक्स हो जाता है देन दिस इज दैट कि जो फ्यूचर बेबी है दैट विल बी अ फीमेल. एंड इफ एक्स एंड वाई होता है देन द फ्यूचर बेबी इज अ मेल. So this was the story about fertilization. अच्छा, ये fertilization sperm आप जान रहे हो कि 200 से 300 मिलियन sperm एक ejaculation में enter कर रहे हैं. ठीक है? और like every sperm has the potential to fertilize the ovum. तो ऐसा क्या होता है कि सिर्फ एक sperm, there is only one sperm which gets to fertilize the egg. तो वो एक स्पर्म कैसे मिलता है, आओ वो भी देखते हैं. उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आपको पता है कि प्राइमरी oocyte होता है. प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रैनुलोसा सेल्स आके लगते हैं तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, और ग्रैनुलोसा सेल्स आके लगते हैं तो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और लगते हैं एंड एक एंट्रम जो फ्लूइड फिल्ड बॉडी है वो बन जाती है. तो दिस इज़ नोन एज टर्शरी फॉलिकल. एंड लास्टली फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है with all the layers of granulosa cells. एक एंट्रम होता है एंड जो प्राइमरी oocyte यहाँ पे था, वो प्राइमरी oocyte जो था इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte. मतलब ये डिवाइड कर जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनता है. दिस सेकेंडरी oocyte डेवलप्स अ लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसके अराउंड, जो कि आपकी जोना पेलिसिडा होती है. ठीक है? तो ये जो लेयर होती है ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद भी जो सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte निकल रहा है उसके पास जोना पेलिसिडा की लेयर होगी. अब ये सेकेंडरी oocyte का पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो एंड मैंने आपको बताया है कि ओवम रिलीज होता है. ठीक है? बट सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से विद द जोना पेलिसिडा लेयर. स्पर्म आता है, इफ इन केस स्पर्म आता है तो कुछ ऐसा छेड़खानी करेगा सेकेंडरी oocyte के साथ जो कि रिजल्ट करेगा किसमें, ओवम बन जाता है. मतलब तब मियोसिस 2 होती है, तब जाके ओवम बनेगा. मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे. ठीक है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे, ओवम फर्टिलाइज होगा, एग फर्टिलाइज होगा स्पर्म से एंड एवरीथिंग विल हैपन, और ये आपकी सेकंड पोलर बॉडी भी तब बन जाएगी. ठीक है? तो आपको समझ में आया कि कब मियोसिस 2 होती है. दिस सेकेंडरी oocyte से ओवम बनना और सेकेंड पोलर बॉडी बनना, इट इज मियोसिस 2. ठीक है? तो ये बात आप क्लियर रखो, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखो. फिर देखो जोना पेलिसिडा लेयर, जब एक स्पर्म आता है, देखो ये एक स्पर्म है, ये भी एक स्पर्म है, 3 स्पर्म मान लो आप इस पिक्चर में दिख रहे हैं आपको. ओनली फर्स्ट स्पर्म विल गेट टू फर्टिलाइज द एग. क्यों ऐसा होता है? जो स्पर्म होता है उसके हेड पे एक्रोसोम होते हैं जो कि लाइजिंग एंजाइम कैरी करता है, जो कि लाइक अंदर तक जा रहा है पूरा, क्रॉस करते हुए कोई भी बैरियर को वो पूरा एंजाइम जाता है. एंड as soon as it touches the zona pellucida इंड्यूस करती है कुछ चेंजेस कि हाँ अब एक स्पर्म आ चुका है, वी डो नॉट नीड एनी मोर स्पर्म फर्दर. तो वो कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस करती है, मतलब परमिएबिलिटी में कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस करती है जिसकी वजह से बाकी सारे स्पर्म्स की जो लाइक एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है. ठीक है? यहाँ पे आप सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा भी देखोगे, पेरिविटिलाइन स्पेस भी देखोगे. ठीक है? नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दी इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन कैसे होती है कि जो जाइगोट बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वो कुछ क्लीवेज डिवीजन गो थ्रू करता है एंड दीज क्लीवेज इज नोन एज कुछ माइटोटिक डिविजन्स होते हैं. ठीक है? माइटोटिक डिवीजन कैसे कि
लाइक एक सेल है, ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल को मिलियंस एंड ट्रिलियंस, जैसे हम लोग की ह्यूमन बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो मतलब सोचो उसको कितना डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्टार्ट करता है, माइटोटिक डिवीजन शो करना स्टार्ट करता है, एंड वहाँ से आप देखोगे कि 2 सेल स्टेज आएगी, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। तो ऐसे करके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, जिसको आप ब्लास्टोमियर्स कहते हो। मियर्स का मतलब यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे स्पर्म आया एंड ओवम को फ्यूज़ किया, तो यहाँ पे आपका 2 सेल स्टेज आया। 2 सेल स्टेज के बाद दिस इज़ 4 सेल स्टेज, ठीक है। फिर 8 सेल स्टेज, इसको आप पर्टिकुलरली मोरिला बोलते हो, ठीक है। मोरिला वाली स्टेज आई। मोरिला के बाद फिर उसने लाइक डिवाइड किया अपने आप को 8 से 16। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जो कि ब्लास्टोसिस्ट होती है, ठीक है। यही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें आउटर लेयर, सिस्ट का मतलब ही होता है एक सिस्ट की लेयर हो गई है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। एक इसमें आउटर लेयर होती है जो आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे एक इनर सेल मास होता है, मतलब सारे सेल्स आपके यहाँ पे एक साइड में ये होते हैं, यही बाद में जाके एम्ब्रियो बनाते हैं। और ये जो आपकी आउटर लेयर होती है इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। एंड दिस ट्रोफोब्लास्ट इज अटैच टू द यूटेराइन वॉल, मतलब एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट ही आके लगता है। जैसे कि आपकी ये यूटेराइन वॉल हो गई ना, सपोज दिस इज यूटेराइन वॉल, तो ये ऐसे आके लगेगा, ठीक है। आउटर लेयर आपकी ट्रोफोब्लास्ट हो गई, अंदर आपका इनर सेल मास प्रेजेंट होगा। सो दिस इज हाउ क्लीवेज डिवीजन अकर्स, ठीक है। कैसे 2 सेल स्टेज आती है, 4 सेल, फिर मोरिला वाली स्टेज आती है, फिर और डिवीजन होता है। तो फिर लास्टली एक ऐसी स्टेज आती है जो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज होती है, जहाँ पे एक सिस्ट की लेयर होती है जिसको पर्टिकुलरली आप ट्रोफोब्लास्ट कहते हो, एंड दिस लेयर टेंड्स टू गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, क्योंकि जो जाइगोट है वो डिवाइड भी कर रहा है, साथ ही साथ वो आप देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद देख रहे हो आप मूव कर रहा है इस्तेमस से यूट्रस की तरफ, एंड एट द लास्ट जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है। दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। नाउ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, देखो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो गई है, यूट्रस की वॉल पे आके ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो चुका है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होने लगते हैं ऑन ट्रोफोप्लास्ट। ट्रोफोप्लास्ट क्या है, जो आपकी आउटर लेयर है, यहाँ पे इनर सेल मास होगा ना अंदर, तो ये जो आउटर लेयर है इसको ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देखोगे कि दिखने लगते हैं। दीज आर नोन एज क्रॉनिक विलाई, क्रॉनिक विलाई बोलते हैं इन्हें, विच आर सराउंडेड बाई यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड। जो क्रॉनिक विलाई होते हैं, ये यूट्राइन टिश्यू भी देख रहे हो आप, यूट्रस का जो टिश्यू है इसको वो इसके साथ भी, और मेटरनल ब्लड मतलब मम्मी का जो ब्लड होता है वो सब सराउंड कर रहा है क्रॉनिक विलाई को। तो ये क्रॉनिक विलाई और यूटराइन टिश्यू ही साथ में बना लेते हैं, ये साथ में काम करने लगते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, और दे बिकम इंटरडिजिएटेड एंड ये बना लेते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ने कई बार सुना भी होगा प्लेसेंटा के बारे में। सो इट हेल्प्स इन सप्लाइंग ब्लड और फूड, जो भी आपको न्यूट्रिशन बेबी को चाहिए, एम्ब्रियो को चाहिए, वो प्रोवाइड करता है। एंड इट ऑल्सो रिमूव वेस्ट and it is connected to embryo, it is connected to embryo via umbilical cord। umbilical cord आपने कभी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, तो जब डिलीवरी होती है तो एक ऐसे रोप लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, बेबी से कनेक्टेड होता है, एंड दैट इज नोन एज umbilical cord। तो umbilical cord से प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है, इसी के थ्रू यहाँ पे आप देखो अम्बिलिकल कॉर्ड व्हेन इट्स वेसल्स, तो यहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। और प्लेसेंटा आप देखोगे कि ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रॉनिक विलाई, जैसे स्ट्रक्चर्स भी आपको दिख रहे हैं, तो ठीक है। तो प्लेसेंटा इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, देखो यहाँ पे टिश्यू लिखा हुआ है, ग्लैंड नहीं लिखा है, क्योंकि ग्लैंड एक ब्रॉड टर्म हो जाएगा, ये उतना कुछ खास बड़ा चीज़ होता नहीं है, इट्स जस्ट एन टिश्यू। वी आर कॉलिंग इट एंडोक्राइन क्योंकि कुछ कुछ सिक्रीशंस करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी एक लो अमाउंट में
दिखेगा, बट मोर स्पेसिफिकली आपको HCG और HPL दिखते हैं, दैट इज HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, एंड HPL दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन मतलब लैक्टो वर्ड आता है मिल्क के लिए, और जेन मतलब जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो इट हेल्प्स इन मिल्क फॉर्मेशन, आप ऐसे समझ सकते हो। एंड ह्यूमन क्रॉनिक कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन that is HCG and human placental lactogen. These two hormones are synthesized only during pregnancy, ठीक है, प्रेगनेंसी में ही आप ये वाले हॉर्मोन्स देखोगे। एंड ऑल्सो रिलैक्सिन हार्मोन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड बाय ओवरी। रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, इनर सेल मास जो ICM होता है वो एम्ब्रियो बना रहा होता है। एंड ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन मतलब 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया वीक्स के हिसाब से, तो 3 पहले वीक को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हो, फिर 3 दूसरे वीक को आप सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड वीक को आप ग्रेस्टुलेशन पीरियड भी बोल देते हो। एंड टोटल आपको पता है जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड, वो आपका 9 मंथ्स का रहता है। 9 मंथ्स में ही आपका बेबी फुली डेवलप हो रहा होता है। तो ड्यूरिंग ग्रेस्टुलेशन पीरियड 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं, जो कि आपको पता है ह्यूमंस आर ट्रिपल ब्लास्टिक। तो उनमें पहले तो एक्टोडर्म बनता है, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म बनेगा, फिर एंडोडर्म बन जाता है पहले पहले में, देन लास्टली बीच में आपका लाइक मीजोडर्म वाली लेयर बन जाती है। सो दिस वॉज अबाउट, बिकॉज वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही लेयर होती है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होता है। तो यहाँ पे आप एक्टोडर्म देख रहे हो, एक्टोडर्म क्या बनाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्किन, मसल बनाता है, मीजोडर्म बोन, हार्ट, ये वो। तो यही जर्म लेयर से ही सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं एक और पॉइंट बताती हूँ, स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल्स ये प्रिजर्व कर लिए जाते हैं ताकि आपको कोई भी, जैसे ये सेल्स जो होते हैं ये कई सारी ऑर्गन्स बना सकते हैं अपने से ही, तो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है यहाँ से, ताकि आपको लाइक इन फ्यूचर अगर कुछ कुछ ज़रूरत पड़े, कोई भी ऐसी डोनर नहीं मिलते जल्दी, तो मतलब अगर डोनर चाहिए तो स्टेम सेल्स रहते हैं, तो आप इनसे ही ऑर्गन्स बना सकते हो खुद से। तो साइंस इज काफ़ी आगे। तो फर्स्ट मंथ में आप देख लो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इम्प्लांटेशन अगर हो रहा है, जर्म लेयर्स फॉर्म हो रही हैं फर्स्ट मंथ में, मतलब थर्ड वीक में ही जर्म लेयर्स जो होती हैं बन जाती हैं, दैट इज नोन एज गैस्ट्रोलेशन पीरियड। प्रिमिटिव हार्ट बिगेंस बीटिंग, मतलब फर्स्ट मंथ में ही आपका हार्ट जो होता है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है। फिर सेकेंड मंथ में मेजर ऑर्गन स्टार्ट डेवलपिंग, ऑर्गेनोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, लिम्स, बड्स, ईयर अपीयर, ठीक है। एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज फीटस। देखो फीटस क्या होता है, सेकेंड मंथ में आफ्टर 8 वीक्स आपका जो एम्ब्रियो होता है आप उसका फीटस कह सकते हो। थर्ड मंथ में फीटस अटेन ह्यूमन अपीयरेंस, प्लेसेंटा बिकम्स फंक्शनल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बिगेंस टू डिफरेंशिएट, ठीक है। फोर्थ मंथ में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ चालू हो जाती है। ऑसिफिकेशन मतलब जो बोन्स का बनना होता है, स्केलेटन बनना चालू हो जाता है। एक्सटर्नल सेक्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। पहले तो सेक्स डिटरमाइन हो चुका है फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही, बट जैसे कैरेक्टर्स एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप हो रहे हैं, तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, ठीक है। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स आपको फेल्ट होंगी, लाइक मदर को फेल्ट होंगी, जिसको क्विकनिंग बुल बोलते हैं। 6 मंथ में लंग्स बिगेन डेवलपिंग, फीटस शो लिमिटेड वियाबिलिटी आउटसाइड यूट्रस। सेवेंथ मंथ में रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट होगी, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज, ठीक है। सर्फिकेंट सिक्रीशन बिगेंस हो जाती है, जो भी थोड़ी मोड़ी सिक्रीशंस होती हैं वो भी चालू हो जाती है।
एट्थ मंथ में सिग्निफिकेंट वेट गेन होता है, ऑर्गन्स नियरली मैच्योर हो जाते हैं, टेस्टिस जो होती है एट्थ मंथ में ही आपकी जो टेस्टिस मेल्स में होती हैं वो डिसेंड हो जाती हैं इनटू स्क्रॉटम, ठीक है, पहले नहीं होती है, बट ड्यूरिंग जब मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एट्थ मंथ में टेस्टिस डिसेंड हो जाती हैं इनटू द स्क्रॉटम इन मेल्स। फिर नाइन्थ मंथ में फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड लंग्स मेच्योर हो जाते हैं, फीटस अज्यूम्ड हेड डाउन पोजिशन, मतलब आप देखोगे कि जब भी डिलीवरी होती है तो फर्स्ट बेबी का हेड आता है, तो उस पोजीशन में आ जाता है एंड पार्चुरेशन अकर, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी कह सकते हो आप। तो क्या होता है, अब पार्चुरेशन का टाइम हो गया है, अब फीटस कह रहा है कि मुझे बाहर निकलना है, वो एक्चुअली कह नहीं रहा बट ऑब्वियसली वो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कहता है कि नहीं अब हो गया मेरा टाइम, आई एम फुली डेवलप्ड एंड आई वांट टू गेट आउट। तो पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द यूट्रस एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड दैट इज ऑफ 9 months, ठीक है। तो पार्चुरेशन इज इनिशिएटेड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जो कि कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब फीटल का इजेक्शन, मतलब इजेक्ट कर रहे हैं फीटर को, एंड इट इज अ रिफ्लेक्स ऑफ कोर्स। तो कैसे स्टार्ट होता है, जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है और प्लेसेंटा होता है वो कुछ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो मेटर्नल प्यूटिट्री है दैट इज मम्मी का जो प्यूटिट्री ग्लैंड है, इट विल स्टार्ट टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही थोड़ा बहुत ऑक्सीटोसिन निकलता है, फिर वो चीज़ और उसको रिफ्लेक्स मतलब इनिशिएट करती है कि और ऑक्सीटोसिन निकालो, प्यूटिट्री ग्लैंड मदर का मेटर्नल प्यूडिट्री और ऑक्सीटोसिन निकालता है, जिसकी वजह से खूब सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि लीड करता है फीटल इजेक्शन में, मतलब फीटस का इजेक्शन में। एंड ऑल्सो जो मायोमेट्रियम होती है, जो मायोमेट्रियम होती है मैंने आपको बताया है, यूट्रस में जो मिडिल लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है, दैट इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है, एंड उसमें आप देखोगे विग्रस कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा विच अल्टीमेटली लीड्स टू फीटल इजेक्शन, ठीक है। एंड लास्टली जब बेबी आ चुका है तो अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है एंड दैट इज ऑल द प्रोसेस। बाद में लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन इज द टाइम वेयर द मेमोरी ग्लैंड्स आर डिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी जब चल रही होती है तो मेमोरी ग्लैंड्स को डिफरेंशिएट होते हैं ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके। तो दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मिल्क और उनके मिल्क में कुछ दिन तक कोलेस्ट्रॉम होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन एंटीबॉडी IgA, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। ए एंटीबॉडी में काफ़ी रिच होता है विच हेल्प्स द बेबी टू फाइट जो भी मतलब उसको डिजीज वगैरह कुछ भी होने वाले होते हैं उससे उसको लाइक बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देता है एंड उसको फाइट करने का स्ट्रेंथ देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन।